तो बच्चों आज जो है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका जो है कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो है कि हमको कुछ ऐसे जो है टर्म्स पढ़ने हैं जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही जो सूटेबल है। बिना उस वर्ड को जो है समझे जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ टर्म्स तो आप जो है कि आगे भी सुने होंगे, जैसे कि 9th क्लास में भी सुने होंगे, 10th क्लास में भी सुने होंगे। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले जो है कि हम केमिस्ट्री की जो है कि डिफिनीसन जानते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? जैसे कहा जाए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री जो है कि इस साइंस का जो है कि एक ब्रांच है। ठीक है, साइंस का जो है कि ब्रांच बहुत से होते हैं, तो उसी तरह जो है कि साइंस का ये भी एक ब्रांच है जिसमें जो है कि हम किसी भी जो है कि कंपाउंड का, किसी भी मैटर का जो है हम क्या स्टडी करते हैं, उसका जो है कि प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर यानी इसमें किस चीज़ की स्टडी करेंगे हम? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। यानी कोई भी जो है कि मैटर होगा तो उसका जो है कि हमको क्या स्टडी करना होगा? प्रॉपर्टीज स्टडी करना होगा, कंपोजिशन स्टडी करना होगा और स्ट्रक्चर। ये सब जो स्टडी होगी ना वो किस में आ जाएगा? आपका केमिस्ट्री में आ जाएगा। आई समझ में? तो आप चाहें तो शॉर्ट में इस तरह दिखा सकते हैं। स्टडी ऑफ क्या है? प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। अच्छा, इसको जो है कि कैसे याद रखें कि इसमें क्या क्या आ रहा है? तो देखो, तो प्रॉपर्टीज़ को जो है कि हम पी से स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोजिशन सी से और स्ट्रक्चर जो है एस से, यही ना। इसको शॉर्ट में एक जगह क्या लिख सकते हैं? पी सी एस। देखो भाई, पी सी एस एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, आई एस पी सी एस होता है ना। तो पी सी एस याद रखो। पी का मतलब जो है कि प्रॉपर्टीज, सी का मतलब कंपोजिशन, एस का मतलब स्ट्रक्चर। यानी इसको हम लिख दे रहे हैं। पी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज। सी का मतलब क्या लिखोगे? कंपोजिशन। और एस का मतलब क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में? यानी किसी भी मैटर का हमको क्या स्टडी करना है? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। तो ये सब जो है कि क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा। अब जो है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है ना, तो वह जो है कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है, आए समझ में? किस तरह का उसका कलर है, आए समझ में? ये जो है प्रॉपर्टीज में आएगा। कंपोजिशन का मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कोई मैटर है तो उसमें कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो उसको कंपोजिशन कहेंगे। और स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो मैटर है उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वह किस तरह जो है आपस में जुड़ी हैं। जैसे आप जो है मान लो जो है कि एक कंपाउंड ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। क्या ले लो? कैल्शियम कार्बोनेट। यह हमने एक कंपाउंड ले लिया। तो इसका प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होगा कि यह किस तरह रिएक्शन दिखाएगा, है समझ में? यह जो है कि किस तरह बिहेव करेगा, तो वह जो है कि उसका प्रॉपर्टीज होगा। यानी रिएक्शन किस तरह दिखा रहा है, ठीक है, किस तरह इसका फिजिकल बिहेवियर है, तो ये प्रॉपर्टीज में आएगा। कंपोजिशन का मतलब क्या है? तो कंपोजिशन में देख रहे हो इसमें क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो यह जो है कि इनका कंपोजिशन हो गया। क्या हो गया? कंपोजिशन। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? कि स्ट्रक्चर का मतलब ये जितने जो इसमें एटम हैं वह किस तरह आपस में जो जुटे हुए हैं, किस बॉन्ड से जुटे हुए हैं, है समझ में? तो समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का सेंस क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ का मतलब जिसका जो है रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है, किस तरह जो है कि अदर कंपाउंड से जो है रिएक्ट करेगा। कंपोजिशन का मतलब जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे इसमें क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कंपोजिशन हो जाएगा, है समझ में? स्ट्रक्चर का मतलब जो है कि जो भी इसमें चीज़ें हैं
वह किस तरह व्यवस्थित हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, आया समझ में, वही स्ट्रक्चर हो गया। तो समझ आ गया आपको। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री। यानी पीसीएस याद रखिए, यानी प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन स्ट्रक्चर का जब स्टडी किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे। तो इसको शॉर्ट में आप चाहें तो नोट करते चलिए। उससे तो आपको हम डिटेल नोट्स देंगे, लेकिन जो है कि आप रफ वर्क करते चल सकते हैं। हो गया ना। अब आपसे जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के जो है कि प्रोड्यूसर क्या होना है, या कह सकते हो फादर, जैसा हर चीज़ का फादर माना गया। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी, शुरू से ही नहीं पता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है आपको जो है अरिस्टोटल को। किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल। यानी ये जीव विज्ञान के, या कह सकते हो बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं। उसी तरह जो है कि पूछा जाए केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो इसमें जो है कि आपका लेवोसियर याद रखिएगा, आए समझ में। यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाए तो क्या बताइएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हो। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या लिखिए, लेवोसियर, लेवोसियर। तो इसको याद रखिएगा, आए समझ में। अब जो है कि हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री जान लिया, लेवोसियर। यहाँ पर जो केमिस्ट्री है ना, ये केमिस्ट्री बहुत ही ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब जो है कि बहुत बड़ा होता है केमिस्ट्री। तो इसको ब्रॉड है तो इसलिए इसको जो सरल करने के लिए, जो है इसको ईजी करने के लिए इस केमिस्ट्री को कई ब्रांच में बांट देते हैं, आए समझ में। छोटे छोटे उसका सब डिवीज़न कर देते हैं। तो सब डिवीज़न कर देंगे तो थोड़ा हमको स्टडी और आसान हो जाता है। तो केमिस्ट्री का जो है हम सब डिवीज़न करते हैं, उसका कुछ डिवीज़न हम दिखा रहे हैं, जैसे आपको, जिसको हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ, जैसे कहा जाए ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में कह रहा है कि केमिस्ट्री में जो है कि कई सब डिवीज़न कर दिए हैं, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो है कि ब्रांचेज आपको हम दिखा रहे हैं। तो सब इम्पॉर्टेंट ब्रांच में जैसे मान लीजिए इसमें आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सा केमिस्ट्री, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है क्या है, या पहले सबका नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद वन बाई वन आपको जो है कि अंडरस्टैंड कराएंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, फिर हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भी है आपका, जैसे मान लीजिए थर्ड हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर आपका हो गया बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। फिर हो गया आपका जो है कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कह सकते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नोट करते सकते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिर जो है कि आपका एक और पढ़ सकते हैं स्टैटिकल, स्टैटिकल केमिस्ट्री। तो देखो यहाँ पर हमने जो है कुछ ब्रांच दिखाया है। इस ब्रांच में जो है कि आपको जो है जानना है कि क्या क्या स्टडी करते हैं, यानी केमिस्ट्री के सब डिवीज़न कहलाते हैं, ऐसे समझ में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम सुने कि नहीं इसके पहले, सुने हैं, पता है आपको, नहीं पता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है बच्चे
कि इसमें जो है कि ऐसे जो है कि कंपाउंड का स्टडी करेंगे ना जिसमें कार्बन एटम श्योर हो, यानी कार्बन एटम होना ज़रूरी है, आए समझ में। तो इसमें क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ जो है कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम, आए समझ में। इसमें लिखेंगे कि स्टडी ऑफ कंपाउंड विथ कार्बन एटम्स, कुछ समझ में आ रहा है। यानी एक ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें कार्बन होता है। चलिए आप ही बताइए, नहीं पता है, हाई स्कूल में पढ़े होगे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या पढ़े हैं? मीथेन नाम सुने हो, मीथेन, फिर इथेन, इथेन का फार्मूला क्या है, C2H6। एथिल अल्कोहल पढ़े कि नहीं, फार्मूला बताओ भाई, C2H5OH, और भी आ सकते हैं ETC, ऐसे में। तो देखो इसमें कार्बन है कि नहीं, है ना, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो इस है कि जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है इसमें कार्बन है, तो कार्बन वाले जो कंपाउंड है ना इसकी जब स्टडी करेंगे तो वह जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। किस में आ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आ गया आपको। चलो भाई, इनऑर्गेनिक में देखा जाए क्या होता है। तो इसमें जो होता है ऐसे जो है कि कंपाउंड का स्टडी करेंगे या मैटर का स्टडी करेंगे जिसमें जो है कि कार्बन एटम नहीं होगा, आए समझ में। तो क्या लिखेंगे हम, स्टडी ऑफ कंपाउंड विदाउट कार्बन, आए समझ में। हाँ, कार्बन एटम, यानी इसमें कार्बन एटम नहीं होंगे। कुछ समझ में आ रहा है। जैसे बताओ कोई एक कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें कार्बन एटम नहीं है। अरे यार प्लास्टिक नहीं, केमिकल का नाम बताइए। प्लास्टिक तो जाएगी सीडो, दूसरी चीज़ हो गई। वाटर नहीं जानते हो यार, वाटर, हाँ, ऑयल का फार्मूला आप नहीं जानते हो। ऐसा बताओ जिसका फार्मूला आप जानते हो, आए समझ में। यानी आपको ऐसा जो है कि कंपाउंड का जो है कि एग्जांपल देना है जिसका आपको फार्मूला पता है, जिसका पता ही नहीं उसके क्या हम बोले। तो वाटर का फार्मूला पता है आपको, H2O, क्या इसमें कार्बन है, नहीं है। फिर जो है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या इसमें कार्बन है, नहीं ना। फिर जो H2SO4, और भी हो सकते हैं ETC, अमोनिया भी आ जाएगा, ऐसे में। तो कह रहा है कि यह ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे वाटर है, H2O है, इसमें कार्बन एटम नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें भी जो है नहीं है, ऐसे में। तो जब इस तरह के कंपाउंड की स्टडी करेंगे ना तो किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो समझ में आ गया आपको, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों समझ में आ गया। ऑर्गेनिक वाले में क्या होना चाहिए, कार्बन जरूर होना चाहिए, ऐसे में। और इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होना चाहिए। चलो भाई, इसको आप जो है शॉर्टली नोट भी करते रहिए जिस तरह, वैसे तो हम आपको क्लियर एक नोट देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए शॉर्टली, इसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो हम आपको डिटेल नोट्स देंगे, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट्स में है इसको नोट करते रहिए। हो गया। चलो भाई, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे। सेकेंड ईयर का मतलब जो है आप 12th में जाएंगे ना तो वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना, यहाँ पर जो है
आपका जो है मैकेनिज्म की स्टडी किया जाता है, जो केमिकल होगा उसकी एनर्जी चेंज की स्टडी किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है कि होता है स्टडी ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ केमिकल एंड केमिकल सिस्टम। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा इसको समझो आप। इसमें एक्चुअली जो है कह रहा है चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ केमिकल। केमिकल मतलब कोई भी केमिकल, जैसे ये सब केमिकल ही हैं, ये सब क्या है, केमिकल मतलब रसायन है समझ में। तो इनमें जो है कि एनर्जी क्या चेंज होगी, कहीं पर कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या चेंजिंग होगा, या कह रहा है कि केमिकल सिस्टम है वहाँ पर एनर्जी क्या चेंज होगी। केमिकल सिस्टम का मतलब जैसे आपका कोई रिएक्शन ले रहे हो तो वह केमिकल सिस्टम हो गया। आप जो है अगर सिंपल जो है किसी कंपाउंड को ले रहे हैं तो वह तो केमिकल होगा, लेकिन जब उसको हम रिएक्शन के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, केमिकल सिस्टम। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको। केमिकल का मतलब सिंपली जो है कि आपका कोई कंपाउंड ले लिया, लेकिन उस कंपाउंड को किसी रिएक्शन में हम देखेंगे तो पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा, केमिकल सिस्टम। तो कह रहा है कोई केमिकल हो या कोई केमिकल सिस्टम है, केमिकल सिस्टम मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो उस समय जो है कि एनर्जी में कितना चेंजिंग हो रहा है, एनर्जी क्या बाहर निकल रही है कि अंदर आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है समझ में, किस तरह का चेंजिंग हो रहा है एनर्जी। तो वह जो है सब स्टडी क्या कहलाता है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है समझ में। जैसे इसमें कहा जाए कि मैकेनिज्म में देखा जाए, कोई रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म देखा जाए तो वह किस में आएगा, केमिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कह दिया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब जो है कि कोई रिएक्शन तेजी से हो रहा है या स्लो हो रहा है समझ में। तो तेजी से होगा या स्लो होगा उसका भी स्टडी हम किस में करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स होता है लिविंग। बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग। लिविंग का मतलब जानते हैं आप लोग, भाई ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन लिविंग और क्या होते हैं, लिविंग। तो लिविंग में जो है कि जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, ये सब क्या है, लिविंग है। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएंगे, हाँ फैन आ गया, चेयर आ गया आपका, ठीक है, आपका बुक्स आए, ये सब है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें बायोकेमिस्ट्री में जो है कि हमको लिविंग जो सब्सटेंस होंगे, बायो मतलब यहाँ लिविंग्स हो गया, तो यानी कारण तो जो है जो लिविंग जो है कि आपके मटेरियल्स होंगे, या कह सकते हो जो लिविंग बॉडी होंगे। लिविंग बॉडी का मतलब जो है जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो भी जो है कि कंपाउंड्स मिलेंगे ना, उनकी स्टडी हमको क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें लिखोगे स्टडी ऑफ केमिकल्स ऑफ लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी यानी लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल होते हैं असल में उसकी जो स्टडी करेंगे। जैसे लिविंग बॉडी में क्या मिलता है बताओ, आपके अंदर क्या क्या ज़रूरत है, खाना खाते हो ना, तो क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और भी आपके अंदर कुछ होता है ऑलरेडी पहले से, जैसे डीएनए है, आरएनए है कि नहीं, ये सब है ना। हाँ, तो ये जो भी है ना, इनका सब स्टडी किस में आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में। तो इसमें किसका स्टडी करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, फिर फैट्स हो गया। आप जो है कि डीएनए लिख सकते हैं, आरएनए लिख सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पता है कि नहीं आपको, नाम सुनेंगे पहले, डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आगे हम बता देंगे आपको जब बायो देखेंगे तो, ठीक है। आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये जो है कि आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सब आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसमें कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स। विटामिन्स तो भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, विटामिन्स भी लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। विटामिन्स हो गए, इंजाइम हो गए,
एंजाइम। तो इन सब का जो स्टडी जो है वह जो है किसके अंदर आता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। आगे समझ में, इसको नोट कर लीजिए, शॉर्टली नोट करिए। अब यहां देखो आप, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर, इसमें आ गया है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर का मतलब यहाँ न्यूक्लियस से है। क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है केमिस्ट्री में, बताओ। एटम, एटम का नाम सुने हैं आप लोग। एटम के अंदर जो है ना, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो है कि ऑर्बिट होते हैं हाई में, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। आप हाई स्कूल में या 9th में थोड़ा सा स्टडी किए होंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसके आगे हम जब बताएंगे सेकेंड चैप्टर, तो वहाँ सेकेंड चैप्टर जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यानी एटम का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे सब। लेकिन यहाँ जो है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, तो कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी जो है कि आपका रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियस का मतलब जो है कि बता रहे हैं अभी भी ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, या न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करें आज समझ में, या कोई ऐसा रिएक्शन हो जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो उस सब जो स्टडी क्या कहलाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी इसमें करते हैं कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। यानी कहने मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन का और न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इसका करेंगे। अब यहाँ जो है कि न्यूक्लियर जो है रिएक्शन क्या होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे आप लोग पढ़े होंगे, फिशन, फ्यूजन टर्म सुने हैं, नहीं सुने हैं हमको लग रहा है। यह फिशन जो है ना, एक फिशन रिएक्शन, ये फिशन जो रिएक्शन होता है, यह जो है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक लार्ज, सुनिए भाई इधर देखो, अभी फिशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें लार्ज न्यूक्लियस, बहुत बड़ा न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या होता है, टूट जाता है। जब बड़ा एक न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। आज समझ में, जब ये प्रोसेस होता है ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इतना ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है 7-8 हज़ार तक डिग्री सेंटीग्रेड तक। और बताओ यहाँ जो है कि इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो उतना जो है टेम्परेचर को बियर कर पाए। आज समझ में, आप पढ़ते हो टंगस्टन, उसका जो है टेम्परेचर, या कार्बन पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा है, तो 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 से 8 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है जब फिशन रिएक्शन होता है। तो आज समझ में, यह कब मिलता है रिएक्शन, जब परमाणु बम को फोड़ा जाता है। परमाणु बम नाम सुने हुए, एटम बम। तो एटम बम जो है में यही रिएक्शन होता है, आज समझ में। और इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि उस एनर्जी में जो है कोई सर्वाइव नहीं करता है, सब जल के भाप बन जाएंगे, तुरंत भाप बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आज समझ में, बहुत खतरनाक होता है। तो ये रिएक्शन कहाँ होता है, आपका एटम बम में होता है। कौन, फिशन रिएक्शन। आज समझ में। दूसरा एक होता है फ्यूजन, ये फिशन हो गया। एक फ्यूजन होता है उल्टा इसका, फ्यूजन रिएक्शन, ये भी न्यूक्लियस से रिलेटेड है। यानी इसमें जो होते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ऐसे में जैसे आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर जब बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस प्रोसेस में भी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इससे खतरनाक तो ये हो जाता है, आज समझ में, क्योंकि जो है कि जो आपका हाइड्रोजन परमाणु बम है उससे कई गुना खतरनाक इसको माना जाता है, हाइड्रोजन बम। ये हाइड्रोजन बम में होता है। तो हाइड्रोजन बम में जो है कि आपका जो है फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे जो है एटम मिलके बड़ा एटम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। आज में जिससे इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता है कि कोई भी जो है उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सब जो है जल के राख तो छोड़ो भाप बन के उड़ जाते हैं। इतना खतरनाक होता है।
तो समझ में आ गया। इसमें न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शन होता है या न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी स्टडी होता है उसकी स्टडी इसमें करते हैं। स्टैटिकल, स्टैटिकल क्या है, देखो भाई स्टैटिकल में जो है कोई कंपाउंड है ना, तो उसमें जो है कि जितने भी जो है कि एलिमेंट हैं, एटम हैं, ठीक है, उसका जो है कि हम क्वालिटी का स्टडी करते हैं और क्वांटिटी का। जैसे मान लो आप जो है कि H2O ही ले रहे हो, वाटर, यानी इसमें शॉर्ट में लिखो तो क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी, यानी इसमें किसकी स्टडी करते हैं, क्वालिटी का और क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड। तो कह रहा है कि अगर कोई एक कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट है ना उसकी क्वालिटी की स्टडी करेंगे और क्वांटिटी का। अब इसको हमको समझना है। जैसे मान लीजिए आप जो है कि वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, H2O। तो इसमें कितने एलिमेंट है बताइए आप, कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन, है ना। तो अब इसमें ये देखना है कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी क्वालिटी क्या होगी। दोनों क्वालिटी तो अलग अलग होगा ना भाई, अलग अलग है तो क्वालिटी तो अलग ही होगा। और फिर क्या देखना है, क्वांटिटी, यानी क्वालिटी का तो स्टडी करेंगे, फिर जो है कि क्वांटिटी का, क्वांटिटी का मतलब जो है ये जो वाटर है आपका, इसमें कितना इसका मात्रा है, कितना जो है ऑक्सीजन का मात्रा है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। आए समझ में, आप पढ़े होंगे कि जो है कि जो H2O बनता है तो उसमें जो है कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का जो है, जो कह सकते हैं वेट रेशियो होता है 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8। आगे बताएंगे इसी चैप्टर में आपको कैसे होता है। यानी कहने का मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तभी वाटर बनता है। हाँ, यानी जल जो है तब बनेगा जब 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा और 8 ग्राम क्या रहेगा आपका, ऑक्सीजन। तो एक क्या बता रहा है, मात्रा तो बता रहा है, यानी ये बता रहा है आपका क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी का स्टडी किया जाए, मात्रा का स्टडी किया जाए, और जो है कि जितने एलिमेंट है उसकी क्वालिटी का, गुण का, ऐसे में, तो सब आपस में क्या कहलाता है आपका, स्टैटिकल केमिस्ट्री। यानी स्टैटिकल में क्वालिटी देखेंगे और जो एलिमेंट होंगे उसके मात्रा का स्टडी करेंगे। आगे समझ में। तो ये आपका कुछ ब्रांचेज रहा, इसको आप जो है कि शॉर्टली नोट कर सकते हैं। हो गया, तो समझ में आ गया सब। भैया आसान है, कुछ नहीं है, आए समझ में। एक बार और देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इसमें जो है कि ऐसे जो कंपाउंड की स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन होना ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, ऐसे कंपाउंड का स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं कहीं कार्बन नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है कह रहा है कि इसमें जो एनर्जी चेंज की स्टडी होती है, वह केमिकल से रिलेटेड हो सकता है या जो है केमिकल सिस्टम से। केमिकल सिस्टम मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस समय कितना एनर्जी चेंज होगा, आए समझ में। तो जैसे आपका जो है कि इसमें एग्जांपल बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन जो है फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसकी भी स्टडी इसमें आ जाती है, आए समझ में। बायोकेमिस्ट्री का मतलब जो है कह रहा है कि या ऐसा आपका केमिस्ट्री होता है जो लिविंग बॉडी के अंदर जो भी कंपाउंड मिलते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो लिविंग बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, आपका DNA, RNA, विटामिन, एंजाइम, ये सब मिलते हैं। तो इनकी स्टडी क्या कहलाता है आपका, बायोकेमिस्ट्री कहला जाती है। फिर जो है कि कह रहा है स्टैटिकल केमिस्ट्री। स्टैटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें एलिमेंट का जो है हम क्या देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे और क्वांटिटी, कितना मात्रा है, इसकी स्टडी करेंगे। तो हमारे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। इसका जो है फिलहाल हम आप एक बहुत ही जो है कि कंप्लीट नोट देंगे आपको, ठीक है। फिर भी आप इसको शॉर्ट नोट करते रहिए। हाँ, एक थोड़ा सा यहाँ इन दोनों में जो है एक कन्फ्यूजन बच्चे क्या करते हैं उसको हम बता रहे हैं। देखो,
अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यह जो CO2 है, ठीक है, HCN है, KCN है, NH4CN है, यह किस तरह के कंपाउंड होंगे? ऑर्गेनिक होंगे कि इनऑर्गेनिक होंगे? CO2 भी मान लीजिए, CO2 हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, हाँ ऑर्गेनिक है ना। लेकिन देखो भाई, यह जो एक्सेप्शन में आते हैं, आज समझ में, आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह दिए आप जानते हो कि जो है कि नेचर में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, सत्य नहीं होता है, तो यहाँ भी रूल फॉलो हो गया। यहाँ CO2 है, HCN है, KCN है, अमोनियम साइनेट है, इसका नाम लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। बाकी तो नाम जानते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड है और पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कह रहा है ना, सभी में कार्बन है, लेकिन इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखते ही नहीं है, इनको जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक है ना, तो ऑर्गेनिक में तो कार्बन होना जरूरी है, तो इसमें कार्बन होते हुए भी इनको जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं रखते हैं, इनको जो है स्टडी किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप पूछे वो क्यों? तो इसका रीज़न ये है ना कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड थे उससे मैच नहीं करता है, इनकी सारी प्रॉपर्टी मैच करता है इनसे, इनऑर्गेनिक से। तो इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करने के कारण जो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करने के कारण इनकी स्टडी जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, है कि नहीं? देख रहे हो? तो आपको इतना कंपाउंड याद रखना होगा, तो आप जो है इसको जो है कि एक नोट में जो है स्टडी करिएगा, नोट लिख सकते हैं। आए समझ में? क्या लिखिएगा? CO2, HCN, KCN, अमोनियम साइनेट आर नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखेंगे? नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते हैं। समझ में? इनका स्टडी किस में करते हैं? लिख सकते हो, दीज आर स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं और इनकी जो स्टडी हम किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज समझ में? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इनका जो है कि प्रॉपर्टीज मैच खाता है। क्या लिख सकते हो? ड्यू टू कैरेक्टर मतलब रिसेंबल्स है, कैरेक्टर रिसेंबल्स टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि जो CO2 है, HCN है, KCN है, अमोनियम साइनेट हैं, इनको जो है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। ऐसा समझ में? क्योंकि इसको स्टडी किस में किया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों किया जाता है? तो कह रहा है ड्यू टू कैरेक्टर्स रिसेंबल टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके कैरेक्टर से इनका कैरेक्टर मेल खाता है, इसीलिए जो है इसको जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और हाँ, एक DNA मैच करने इसका प्रॉपर्टीज, हाँ
हाँ, प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी ये दिखाते हैं वही प्रॉपर्टी ये दिखा रहे हैं, ऑर्गेनिक जैसा नहीं दिखा रहे हैं, भले ही जो इनके अंदर कार्बन है समझ में, तो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, याद रखिएगा। वैसे तो ये जो है जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन हम सोचे आपको बता दें भी कि ताकि आपसे कोई पूछ दे कि क्या ऐसा भी कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और वह जो है ऑर्गेनिक में ना हो कि इनऑर्गेनिक में रखा जाता है, तो बता सकते हैं इसमें, ये सब कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं आपको? ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। तो हमने ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री देख लिया। अब इसके बाद जो है कि मैटर आता है, ठीक है, आज ही बता दें। चलिए थोड़ा मैटर के बारे में देख लिया जाए। मैटर का जो डिफिनीशन दे रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन कल बताएंगे। जैसे कहा जाए कि मैटर क्या है। मैटर का मतलब होता है कि ऐसा कुछ भी जिसमें जो है कि मास हो, मास का मतलब वजन हो, आए समझ में, हाँ, वेट होना चाहिए, और वह कुछ जगह को क्या करे, कवर भी करेगी, यानी घेरता हो जगह को। जो जगह घेरता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो ये कहने का मतलब जो है ऐसा कुछ भी जिसमें क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए और कुछ स्पेस को घेरता हो, तो उसी क्या कहते हैं हम? मैटर। तो क्या लिखेंगे डिफिनीशन? यानी एनीथिंग, चाहे तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए आप, एनीथिंग which has mass and volume ब्रैकेट में लिखिएगा, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का डिफिनीशन आपको पता चल गया। अब जो है कि इसका हम टाइप्स देखते हैं। अच्छा, मैटर का डायरेक्ट कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो मैटर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सब मैटर यहाँ दिखाई दे रहा है, आए समझ में। हाँ, मैटर को जो है आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, आए समझ में, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, छू, यानी आपका जो सेंस आर्गन है उसको जो है उससे सेंस आर्गन से वो स्टिमुलेट हो सकते हैं, आए समझ में, टच किए जा सकते हैं। जैसे क्या है आपका एयर कहा जाए, तो एयर मैटर होगा कि नहीं, बताओ भाई? होगा, बिल्कुल, आए समझ में, क्योंकि एयर में भी वजन होता है। कैसे पता करते हैं एयर में वजन है? अरे भाई उससे नहीं है, कैसे पता करोगे इसमें मास है? अब देखो, एक जो है कि मान लो आप टायर लेते हो ना, तो टायर में जब पूरा हवा रहता है तब देखो, और टायर पंचर हो गया तब देखो, दोनों का वजन करो आप। पंचर वाला जो आपका होगा और जिसमें हवा भरा रहेगा, क्या दोनों का वजन बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। जिसमें हवा भरा है ना वो भारी रहेगा, और जो पंचर रहता है उसमें हवा तो रहता नहीं है, बहुत कम रहता है, तो उसका वजन क्या है? कम है। तो यानी हवा जब उसमें फिलअप किए तभी तो वजन बढ़ा, तो यानी क्या हो गया, हवा में जो है कि मास आ गया, वजन आ गया, और स्पेस भी कवर करेगा, यानी जो टायर के अंदर जो भी स्पेस है उस पूरे स्पेस में यह कवर किया रहेगा। तो इस तरह एयर जो है आपका क्या है? मैटर है। क्योंकि मैटर अभी बताए हैं कि मैटर ऐसा चीज़ होता है ना कि जो जिसमें मास होता है, वेट होता है, और स्पेस को क्या करता है? कवर करता है। तो एयर हो गया, चेयर हो गया, ये तो जानते हैं, ये कुर्सी, हाँ। फिर जो है क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सब क्या है? ये सब मैटर हैं, ऐसा समझ में, क्योंकि सभी में वजन है, सभी में जो है कुछ स्पेस को कवर करते हैं। तो ये तो मैटर हो गया आपका। क्या कोई ऐसा भी चीज़ बता सकते हैं जो मैटर नहीं है? पता है? हाँ, जिसमें मास नहीं होगा, क्या कोई ऐसा चीज़ है? नहीं सुना है? सनलाइट या लाइट कह सकते हैं, लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। ये जो प्रकाश है ना, इसमें कोई वजन नहीं होता है, याद रखिएगा। तो जब वजन ही नहीं है तो इसका मतलब मैटर नहीं होगा। और स्पेस भी नहीं कवर करता है भाई,
लाइट तो सीधी रेखा में चलती है ना, तो सीधी रेखा में चलती है तो जहाँ जगह मिलेगा सीधे पहुँच जाएगी, लेकिन बगल जो होगा वहाँ तो पहुँचेगी नहीं। जबकि हवा ऐसा नहीं है, हवा तो जहाँ जहाँ आपको जगह मिलता जाएगा फैलता जाएगा। समझ में? तो लाइट जो है इसमें मास भी नहीं है और स्पेस भी कवर नहीं करता है पूरी तरह। उसी तरह जो है कि एक एक्सरे का नाम सुने? एक्सरे कहाँ होता है बताइए? एक्सरे जो है कि यह हॉस्पिटल में जो है एक्सरे कराया जाता है। इसकी हेल्प से जो है ना हम देखते हैं कि जो हड्डी टूटी हुई है बॉडी में वो कहाँ फ्रैक्चर है उसका पता हम कर लेते हैं एक्सरे से। तो एक्सरे भी जो है कह रहा है कि इसमें कोई मास नहीं होता है, यह भी एक रे है लेकिन कोई मास नहीं होता है। लाइट भी तो एक रेज ही है, ठीक है। उसी तरह जो है कि गामा रेज, नाम सुने? गामा रेज जो है कि यह जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं उससे जो है कि निकलने वाला एक तरह का जो है रेज है। अब कहोगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, तो आपका एक चैप्टर मिलेगा आगे चल के। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके न्यूक्लियस से जो है ना ऑटोमेटिक जो है कुछ रेज निकलते हैं। जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी का मतलब जो है कि जिनका जो है कि कह सकते हैं आपका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है या एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके न्यूक्लियस प्रायः अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। और अस्थायी होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ रेज निकलती है। जैसे कुछ पार्टिकुलर, यूरेनियम का नाम सुने आप? यूरेनियम 235, इसी का यूज करके जो है कि परमाणु बम बनाया जाता है, समझ में, एटम बम बनाया जाता है। तो इसका न्यूक्लियस जो है ना, इसका जो न्यूक्लियस देखा जाए, न्यूक्लियस का मतलब जो एटम के अंदर जो बीच में आपका एरिया होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। तो कह रहा है कि इस न्यूक्लियस से जो है ऑटोमेटिक जो है कुछ न कुछ रेज बाहर निकलती रहती हैं, आए समझ में। और जनरली जो रेज निकलते हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं अल्फ़ा रेज, एक होती है आपका बीटा रेज और एक होती हैं गामा रेज। 3 तरह की रेज निकलती हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, आए समझ में। तो इसमें 3 तरह के जो निकलता है ना, देखा गया इन दोनों में कुछ ना कुछ मास होता है। क्या होता है? मास होता है। लेकिन इसमें मास बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह जो है कि बीटा रेज, अल्फ़ा रेज जो है मास है, तो इसको जो है हम मैटर कह देते हैं, क्योंकि मैटर में तो मास होना चाहिए। देखा गया इसमें कोई मास नहीं होता है, समझ में। इसलिए गामा रेज क्या होता है आपका? नॉन मैटर, यानी मैटर नहीं होता है। तो पूछा जाए कि बताओ कौन कौन मैटर नहीं है, तो आप कम से कम लाइट बताइए, एक्सरे बताइए, गामा रेज बताइए। ये क्या है? आर नॉट मैटर, नॉट मैटर्स। तो समझ में आ गया आपको? देखिए पूरा हम बेसिक लेके चल रहे हैं, पूरा जो है कि आपको स्टडी कर लो ना तो फिर आगे की इतना डीप स्टडी हो जाएगा कि बोर्ड तो जो है कि आपका छू मंतर है। बोर्ड तो जो है कि कुछ नहीं है, बोर्ड पूरा कवर करेगा, आपको नीट में भी हेल्प करेंगे। तो हमने मैटर देख लिया, केवल डिफिनीशन दिखा है। अब जो है हमारा टाइप्स ऑफ मैटर है, उसका जो वीडियो थोड़ा सा हम लंबा करेंगे उसको थोड़ा। तो टाइप्स ऑफ मैटर जो है कि एक ही बार बताएंगे थोड़ा आगे आपको, ठीक है। तो मेरा हेडिंग क्या रहेगा आगे का? टाइप्स ऑफ मैटर। और टाइप्स ऑफ मैटर में जो है कि हम मैटर को जो है क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, क्लासिफाई करेंगे, और 2 बेस पर करेंगे जो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो फिर जो है कि कल मिलते हैं, ठीक है, ओके।